चलें जी, चैप्टर नंबर 12 से कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपने डे 6 पे खड़े हुए हैं और आज का जो हमारा टारगेट है वो चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 13 है। और ये सब कुछ करके हम लोग अपना सिलेबस आज इंशाल्लाह ख़त्म कर चुके होंगे और कल हम लोग ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करेंगे। कल मॉडल पेपर से कुछ सवाल और जो रीसेंट पेपर आया था उसको बगौर देख लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हम फिज़िकल ना करें, हम उसको लाइव कर लेंगे ताकि संडे का दिन है, आप भी ज़्यादा परेशान ना हो, आप घर से जूम के ऊपर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलें जी, ब्लॉकचेन की बात करते हैं। ब्लॉकचेन इज़ बेसिकली एमर्जिंग कॉन्सेप्ट मोस्ट इन पाकिस्तान। ब्लॉकचेन में ये है कि एक ऐसा सिक्योरिटी निज़ाम, ब्लॉकचेन क्या है? एक ऐसा सिक्योरिटी का निज़ाम जिसमें जो डाटा है वो आप डिसेंट्रलाइज्ड वे में रख देते हैं। कोई भी सेंट्रल पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं होती। आई रिपीट, किसी भी तरह की कोई भी सेंट्रल पार्टी बीच में शामिल नहीं है। दो लोगों के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो दोनों पार्टीज़ को बराबर पता होती है, दोनों पार्टीज़ के कंसेंट के साथ होती है, दोनों पार्टीज़ के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, दोनों पार्टीज़ के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो किसी एक में भी अगर आप चेंज करते हैं तो दूसरी पार्टी को वो चीज़ फौरी तौर पे पता चल जाती है। इसीलिए इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है इम्म्यूटेबल। हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इम्म्यूटेबल। कहता है ब्लॉकचेन क्रिएटेड आर परमानेंट, इम्म्यूटेबल। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो दोनों पार्टीज़ को फौरी तौर पे पता चल जाएगा। इसमें होता ये है कि जैसे फ़र्ज़ करें कुछ दोस्त मिलके ट्रांजैक्शन करते हैं। भाई 4 दोस्त मिलके गए हैं खाना खाने के लिए, एक ने सारा बिल पे कर दिया और बाकियों ने कहा कि हम तुम्हें बाद में पैसे दे देंगे। तो फ़र्ज़ करो बिल बना 1000 रुपये का और पर हेड शेयर आता है 250। एक ने सारा का सारा 1000 रुपया पे कर दिया। तो जो बाकी के 3 अफराद हैं इनके पास इनकी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन चली जाएगी कि तुमने इस बंदे के 250 रुपये देने हैं, तुमने भी देने हैं और तुमने भी देने हैं। इंडिविजुअल को भी पता होगा उसने कितने देने हैं और दूसरों को भी पता होगा उन्होंने कितने देने, यानी कि एक बंदे के पास 3 बंदों का रिकॉर्ड चला जाएगा। फिर इसमें से जो जो पे करता जाएगा चारों बंदों को इसका नोटिफिकेशन जाता चला जाएगा, यानी कि हर बंदा हमेशा अप टू डेट इंफॉर्मेशन रखता होगा। तो ब्लॉकचेन इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स, जो कि रिकॉर्ड करता है एंड वेरीफाई करता है ट्रांजैक्शंस अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स। यानी कि यहाँ पे एक नहीं, एक से ज़्यादा सिस्टम्स लगे हुए हैं, एक से ज़्यादा इंसान हैं, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं, एक से ज़्यादा नोड्स हैं। नोड्स एक नया वर्ड आया, क्या वर्ड है? नोड्स है। ये कोई भी सेंट्रल बैंक टाइप अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती। इंस्टेड ये काम करता है पीयर टू पीयर, यानी कि वन नोड टू अनदर, वन कंप्यूटर टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये ट्रांजैक्शन होती है। वो दोनों खुद करते हैं जब दोनों के दरमियान म्यूचुअल कंसेंट होता है, फ्री कंसेंट होता है। और चूँकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब है कि इसके दरमियान किसी भी तरह की कोई इंटरमीडिएट का कॉन्सेप्ट नहीं, तो कोई भी रेगुलेटेड चैनल नहीं है जिससे ये ट्रांजैक्शन फ्लो करें। एज अ रिज़ल्ट, तो जब फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी ख़त्म हो गई, जब सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ये सिर्फ उस वक्त काम करता है जब दोनों पार्टीज़ आपस में ट्रस्ट करती हों, दोनों पार्टीज़ आपस में ट्रस्ट करती हों और जो पानी पिलाइएगा प्लीज़, जो ट्रांजैक्शंस हैं दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि दोनों पार्टीज़ को पता हो क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, कुछ भी चीज़ ढकी छुपी ना हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ इसने एग्जीक्यूट होना है। अब ये कुछ इस तरीके से डाटा जो है वो डिफरेंट ब्लॉक्स में स्टोर होता है
और हर ब्लॉक दूसरे के साथ जुड़ा होता है जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग, जस्ट लाइक अ चेन, जस्ट लाइक अ चेन। हर ब्लॉक के अंदर उस ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आ रही होती हैं। हर ब्लॉक में क्या आती है? उस रेलेवेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल आ रही होती है और हर ब्लॉक दूसरे के साथ जुड़ा है। इसी का नाम है ब्लॉकचेन, कि पिछला वाला ब्लॉक अगले वाले ब्लॉक के साथ लिंक्ड है। अगर वो लिंकिंग ख़त्म हो गई तो ट्रांजैक्शन भी आपस में मैच नहीं करेंगी। अगर लिंकिंग क्या कर दी मैंने, ख़त्म कर दी है, तो जो भी ट्रांजैक्शन हो रही थी वापस में एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रही होगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ब्लॉकचेन फिनोमेना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ब्लॉकचेन फिनोमेना। अब आप ज़रा गौर करें, नीचे डायग्राम पे गौर कीजिएगा। ये ब्लॉक 1 है। ये जो ऊपर की तरफ लिखा हुआ ना ब्लॉक 1, दिस इज हेडर, दिस इज कॉल्ड हेडर। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है ब्लॉकचेन का अपना नंबर, कौन क्रिएट कर रहा है, कब क्रिएट हो रहा है, और इसका अपना हैश, इसका अपना हैश। 4 बातें। इसका अपना सीरियल नंबर, अपना हैश, कौन क्रिएट कर रहा है और कब क्रिएट हो रही है। जो बॉडी है, जैसे ईमेल में एक हेडर होता है और एक ईमेल में बॉडी होती है, तो जो बॉडी वाला पोर्शन है वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को लिखते हैं कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुई है। एक्चुअल ट्रांजैक्शन क्या हुई है वो कहाँ पे आती है? इसकी बॉडी में। फिर हर ब्लॉक दूसरे के साथ आप देख रहे हैं एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है, एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये नंबर पढ़े 6A3F2B, क्या ये नंबर इसके साथ मैच कर रहा है? अच्छा, ब्लॉक 2 का नंबर पढ़े 8C7D9E, क्या यही नंबर आगे लिखा हुआ है? अच्छा, अब पढ़ते जाएं। इसका नंबर पढ़े 3F9A7C, आगे क्या है? 3F9A7C। आगे बढ़े 5B2E1A, 5B2E1A, और आगे क्या है? 9D46। रूल ये होता है कि जो भी उस ब्लॉक का हैश होगा, हैश मीन्स उसका अपना यूनिक नंबर, हैश मीन्स उस ब्लॉक का अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हैश का मतलब क्या होता है? जैसे आपके सीरियल्स होते हैं ना, तो इस तरह हर ब्लॉक का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्रिएट होता है। तो जो भी उस रेलेवेंट ब्लॉक का हैश होगा, जो भी उस रेलेवेंट ब्लॉक का हैश होगा, वही हैश अगले ब्लॉक के साथ जुड़ना चाहिए। यानी कि एक ब्लॉक के ऊपर 2 हैश आ रहे होंगे, एक उसका अपना और एक पिछले वाले का, एक उसका अपना और एक पिछले वाले का। जब ये पिछले वाला आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा तो ये चेन क्रिएट नहीं होगी। तो चेन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी क्या है कि पिछला जो नंबर है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो। तो एक ब्लॉक के ऊपर 2 हैश आएंगे, एक उसका अपना और एक पिछला। फिर अगले वाले में भी 2 आएंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2। हाँ, जो ब्लॉक फर्स्ट बनेगा, चूँकि उसके बैक वे एंड पे तो कोई ब्लॉक नहीं है, तो उसमें सिर्फ एक हैश आएगा उसका अपना। और जो आखिरी ब्लॉक बनेगा उसमें भी 2 हैश आएंगे, एक उसका अपना और एक जो पीछे से चला आ रहा। याद है? क्लियर है? अच्छा, अब ब्लॉक की बॉडी में, ब्लॉक की बॉडी में आपने ट्रांजैक्शन लिखनी है। इट इज़ जस्ट लाइक अ रजिस्टर का पेपर। जब वो पेपर ख़त्म हो जाए तो आप नया पेपर निकाल लें, जब वो ख़त्म हो जाए तो नया पेपर निकाल लें, और हर पेपर पे लिख दें कि पिछले पेपर का नंबर क्या था और उसको साथ अटैच कर दें, स्टेपल कर दें, तो एक चेन सी बनना शुरू हो जाएगी, एक चेन सी बनना शुरू हो जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। और यही चेन मेरे पास भी शो हो रही है, आपके पास भी शो हो रही है, आपके पास भी, सबके पास शो हो रही है। अगर मैं किसी भी ब्लॉक में जाके कोई चेंज करता हूँ, मैं डाटा को छेड़ता हूँ, डाटा को मैनिपुलेट करता हूँ, डाटा को चेंज करता हूँ, डाटा को एडिट करता हूँ, तो जब मैंने उस ब्लॉक के अंदर जाके डाटा को एडिट किया तो इस ब्लॉक का हैश, जो इसका अपना हैश था, वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। मगर जो दूसरे ब्लॉक में इसका हैश आ रहा होगा वो नया आ रहा होगा कि पुराना आ रहा होगा? वो पुराना आ रहा होगा, जो चेंज नहीं हुआ था। तो जब यहाँ पे चेंज आ गई और अगले वाले में चेंज नहीं आई हुई तो दोनों आपस में मैच करेंगे? जब आपस में मैच नहीं करेंगे तो ये चेन क्रिएट ही नहीं होगी, चेन टूट जाएगी। और जब चेन टूटेगी तो हर जो यूज़र है उसको नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भाई किसी ना किसी ब्लॉक में कोई ना कोई मैनिपुलेशन हुई है। फिर जिस ब्लॉक में मैनिपुलेशन हुई होगी उसको जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि किस बंदे ने कब आके कौन सी एंट्री को किस तरह से किस एक्सेस के थ्रू चेंज किया। ये होता है फ़ायदा ब्लॉकचेन का कि अगर कोई बंदा डाटा मैनिपुलेशन कर रहा हो तो ब्लॉकचेन उसको फौरी तौर पे आइडेंटिफाई कर लेता कि फ़लाँ बंदा मेरे सिस्टम में एंटर होके मेरे डाटा को अपडेट कर रहा था, एडिट कर रहा था विदाउट कॉन्सेंट। और अगर सबकी कॉन्सेंट हो तो सब ने रजामंदी जाहिर की होगी तो सारे नई चेन बना लेंगे, फिर सारी पिछली चेन ख़त्म हो जाएगी और नई चेन बन जाएगी। बट अगर रजामंदी नहीं है और एक बंदा आके मैनिपुलेशन कर रहा है तो वो पकड़ा जा सकता है, उसका एक बाकायदा चेंज लॉग क्रिएट हो रहा होगा। याद है ओके? अब एक एक करके ये सारी बातों को तसल्ली से पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? ब्लॉक। हाँ जी, ब्लॉक में हेडर में क्या क्या आता है पढ़े ज़रा। उसका अपना हैश, प्रीवियस हैश, टाइम स्टैम्प और नॉन्स। एक नया वर्ड आ गया नॉन्स। ये कहाँ यूज़ होता है? माइनिंग में यूज़ होता है, अभी बताता हूँ। और बॉडी में क्या है? लिस्ट ऑफ वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस, जो ट्रांजैक्शंस अकर हुई हैं। जो ट्रांजैक्शंस अकर हुई हैं वो कहाँ पे जाएंगी? ब्लॉक की बॉडी में। अब ये देखें एग्जांपल दिए हुए। हेडर में क्या क्या आ रहा है? करंट हैश, नंबर, प्रीवियस हैश उसका नंबर, टाइम स्टैंपिंग कब क्रिएट हुआ, किस टाइम पे, किस दिन पे, और नॉन्स का एक अपना नंबर होता है। ये कब आएगा? जब आप डाटा माइनिंग कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? डाटा माइनिंग कर रहे होंगे। और बॉडी में ट्रांजैक्शन आनी है कि ए ने बी को 0.5 बिटकॉइन भेजे, सी ने डी को 1.25 भेजे, ई ने एफ को 2.10 बिटकॉइन भेजे। जो ट्रांजैक्शंस होनी है वो कहाँ पे दिखानी है? बॉडी पे दिखानी है। तो जब ये बॉडी भर जाएगी तो हम अगले ब्लॉक पे जाएंगे। जब वो अगले ब्लॉक की बॉडी भर जाएगी फिर अगले ब्लॉक पे, जब वो भर जाएगी फिर अगले ब्लॉक पे। तो जब तक बॉडी, जैसे जब तक रजिस्टर का पेज भरेगा नहीं मैं नया पेज साथ अटैच नहीं करूँगा। फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है किसका? हैश का। मैंने आपको लिखवाया था हैश मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज़ जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट। जैसे हर इंसान की हर उंगली का जो फिंगरप्रिंट है वो किसी दूसरे के साथ मैच नहीं करता, इसी तरह जो भी आपने हैश क्रिएट किया होगा वो दूसरे हैश के साथ मैच नहीं करेगा। जो हैश आपने क्रिएट कर दिया है वो दूसरे हैश के साथ कभी भी मैच नहीं करेगा। तो ईच ब्लॉक कंटेन्स 2 हैश, एक उसका अपना और एक उसका पिछला, जो कि ब्लॉक्स को आपस में जोड़ते हैं। ये 3 बातें पढ़े जरा। हाँ जी, अगर तो डाटा चेंज नहीं है तो हैश चेंज नहीं होगा। डाटा जब मैनिपुलेट हुआ हैश बदल जाएगा, जब हैश बदलेगा चेन टूट जाएगी। तो डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन होती है इस चीज़ से कि हर कोई डरता है कि यार अगर मैंने इसको तोड़ दिया तो लोगों को पता चल जाएगा। तो द हैश चेंजेस, द चेन ब्रेक्स, टेम्परिंग इज डिटेक्टेड। अब ये देखें जरा, ब्लॉक n में n-1 में क्या हो रहा है? ये ब्लॉक क्रिएट हुआ, इसका हैश बन गया, ये आगे गया, इसका है अपना हैश बन गया, यहाँ पे इसका हैश पिछले वाला आ रहा होगा, फिर वो आगे गया। अब देखें जहाँ पे वो रेड हो रहा है क्या लिखा होगा? डाटा चेंज्ड। तो जहाँ पे चेंज आएगी
उससे ऑनवर्ड्स चेन टूट जाएगी, उससे ऑनवर्ड्स चेन टूट जाएगी। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कंसेंसस मैकेनिज्म का। किसका? कंसेंसस मैकेनिज्म। क्या मतलब? अगर आपने बीलो पढ़ा हो थोड़ा बहुत, कंसेंसस क्या किसे कहते हैं? व्हाट इज कंसेंसस? रजामंदी, कॉन्सेंट, रजामंदी कॉन्सेंट, यानी कि तमाम तर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो भी इन ब्लॉक्स में शामिल हैं, जो दोस्त ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो सारे के सारे हर ट्रांजैक्शन के साथ एग्री हों, यानी कि सब की रजामंदी लेना यहाँ पे ज़रूरी है, तब जाके एक चेन क्रिएट होगी। तो अगर रजामंदी नहीं है और कोई बंदा आके टेम्परिंग कर दे, इट मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाएगी? फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन। तो जब सारे ही रजामंद होंगे, जब सबको पता होगा कि ये ट्रांजैक्शन होने जा रही है, तो नो फ्रॉड विल बी डिटेक्टेड, कोई भी फ्रॉड इसमें शामिल नहीं होगा। कहाँ तक ओके? अच्छा, अब कुछ नाम है। एक नाम है नोड्स, एक है माइनर, एक है वैलिडेटर और एक है यूज़र। पहले तो ये चार बातें जहन में उतारें। पहला नाम क्या है? नोड, दूसरा माइनर, तीसरा वैलिडेटर और चौथा यूज़र। नोड का सिंपल मतलब है वो कंप्यूटर जिससे ट्रांजैक्शन हो रही है। नोड मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, वो सिस्टम जहां से ट्रांजैक्शन अकर हो रही है वो क्या कहलाता है दोस्त? नोड। यूज़र जो ट्रांजैक्शन कर रहा है, जिसके लिए ट्रांजैक्शन हो रही है, जो सेंड कर रहा है पैसे, जो रिसीव कर रहा है पैसे, वो कौन है? वो यूज़र है। नोड वो सिस्टम जिससे ट्रांजैक्शन हो रही है। अच्छा, बीच के दो अल्फाज कौन से हैं? एक माइनर है और एक वैलिडेटर है। दोस्त, जो आपका माइनर है वो स्पेशल नोड है दैट सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स टू ऐड न्यू ब्लॉक्स, और जो वैलिडेटर है वो पार्टिसिपेट करता है सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस में बेस्ड ऑन द स्टेक। ये दोनों बातें हमें उस वक्त समझ आएंगी जब हम ब्लॉकचेन की दो किस्में पढ़ लेंगे। पहली किस्म कौन सी है? प्रूफ ऑफ वर्क। दूसरी कौन सी है? प्रूफ ऑफ स्टेक। तो कंसेंसस की टाइप समझ लें या ब्लॉकचेन की दो बातें समझ लें। पहला क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क में होता ये है कि कुछ लोग बड़े बड़े इम्पोर्टेड, महंगे और कम्प्लेक्स सिस्टम्स लेके बैठते हैं और नज़र रख रहे होते हैं मार्केट पे कि कब कौन सी ट्रांजैक्शन डिजिटल करेंसी की होने वाली है। अब देखिए, हमने शुरू में क्या कहा था कि इसके दरमियान में कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, यानी कि कोई इंटरमीडियरी नहीं है जो कि एक से पैसा लेके दूसरे तक पहुंचाए। ये चलता है डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के ऊपर। तो उसको कामयाब करने के लिए या उसको क्रिएट करने के लिए हम लेके आते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क। इसमें ये होता है माइनर्स बैठते हैं। कौन बैठते हैं? माइनर्स बैठते हैं और आपस में कंपटीशन करते हैं कि कौन सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। कौन सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मगर ये करने के लिए उनको कुछ पजल सॉल्व करनी पड़ती हैं, उनको कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। उनका पहले एक इम्तहान होता है, तुमने अगर ये सही कर दिया तो हम तुम्हें ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने देंगे। और जो सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेता है, जो सबसे पहले उसको रिकॉर्ड कर लेता है, वो एक नया ब्लॉक क्रिएट करता है जिसमें उस ब्लॉक का हैश आ रहा होता है और पिछले वाले का हैश आ रहा होता है। तो ये है प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें कौन बैठता है? माइनर बैठता है। ये माइनर वो MINOR वाला माइनर नहीं है प्लीज़, ये है MINER का लफ्ज़, ये है MINER वाला माइनर। ये स्पेशल पर्सन, स्पेशल नोड, स्पेशल सिस्टम्स दैट सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स।
तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? प्रूफ ऑफ वर्क का। आगे आए क्या लिखा हुआ है? प्रूफ ऑफ स्टेक। ये यूज़ होता है जब हम माइनिंग नहीं करते, जब हम डाटा वैलिडेशन करते हैं। क्या करते हैं? डाटा वैलिडेशन। इसमें हमारे पास एक नुमाइंदा होता है, इसको हम कहते हैं वैलिडेटर। क्या कहते हैं? वैलिडेटर। इसको क्या कहा था? माइनर। वो कौन है? वैलिडेटर। दोनों में फ़र्क है। वैलिडेटर इज़ जस्ट लाइक अ पर्सन जो कि आपकी गारंटी दे रहा है कि मेरी गारंटी पे ये ट्रांजैक्शन होने दो, मेरी गारंटी पे ये ट्रांजैक्शन होने दो। अब कौन सा वैलिडेटर चूज़ किया जाएगा? जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा एसेट्स, ज़्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है। कौन सा नुमाइंदा चूज़ किया जाएगा? जिसके पास ज़्यादा एसेट्स, ज़्यादा प्रॉपर्टी मौजूद है, जिसका ज़्यादा स्टेक है, जो ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी रखता है, उसको पहले मौका दिया जाएगा। और चाहे माइनर हो चाहे वैलिडेटर हो, जब ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती हैं तो इनका अपना कमीशन मिलता है इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस। इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइंस इनको क्या मिलता है? इनका अपना रेलेवेंट कमीशन मिलता है। तो चाहे माइनर हो चाहे वैलिडेटर हो। वैलिडेटर को इतना ज़्यादा महंगा सिस्टम खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चूँकि इन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दे वुड रिक्वायर अ कम्प्लेक्स सिस्टम। वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगती है, यहाँ पे एनर्जीज ज़्यादा लगती है। फिर नोड्स कौन थे? कंप्यूटर्स, जो कि इन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि डाटा को स्टोर कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फुल नोड और एक होता है लाइट वेट नोड। एक होता है फुल नोड और एक होता है लाइट वेट। फुल नोड मीन्स जो कि तमाम ट्रांजैक्शंस को अपने अंदर रख रहा, ये फुल है। और लाइट वेट सिर्फ रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस को अपने अंदर रख रहा है। ये डिपेंड करेगा हमेशा किसके ऊपर? फुल नोड के ऊपर। तो फुल नोड किसी पर डिपेंड करता है? नहीं, क्योंकि इसके पास तमाम ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली मौजूद हैं। दूसरी तरफ जो लाइट वेट है उसमें सिर्फ रेलेवेंट बातें हैं और ये डिपेंड करेगा हमेशा किसके ऊपर? फुल नोड के ऊपर। अभी जितनी भी बातें पड़ी हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ इसके फीचर्स क्या हैं ब्लॉकचेन के, तो अब ज़रा एक एक करके आप पढ़ेंगे। पहला फीचर क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन। ज़रा पढ़ें इसकी अंग्रेजी। कोई सेंट्रल अथॉरिटी बीच में मौजूद नहीं है। हर सिस्टम, हर कंप्यूटर, हर नोड अपनी 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 ट्रांजैक्शंस खुद से कर रहा है। सेकंड पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सबको विजिबल हैं, कोई भी चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तीसरी बात, इम्यूटेबिलिटी। क्या मतलब? एक दफ़ा जब डाटा रिकॉर्ड हो गया तो इसको मैं फर्दर चेंज नहीं करूँगा। फिर सिक्योरिटी, एडवांस्ड इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज़ हो रही होती हैं, क्रिप्टोग्राफी यूज़ हो रही होती है। और कंसेंसस, तमाम यूज़र्स सेम चीज़ के ऊपर अपनी रजामंदी जाहिर करेंगे तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन। जिस तरह सर्वर की टाइप्स थी, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, कंसोर्शियम, कम्युनिटी, इसकी भी यही टाइप्स हैं। पहली कौन सी दोस्त? पब्लिक, उसके बाद प्राइवेट, उसके बाद कंसोर्शियम, उसके बाद हाइब्रिड। पब्लिक ब्लॉकचेन जिसको सारे एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट जो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाई गई है, जो कि सिर्फ उसको रेलेवेंट कंट्रोल कर रहे हैं। कंसोर्शियम जो मल्टीपल लोगों ने मिल के बनाई हुई है। और हाइब्रिड जिसमें दोनों फीचर्स हैं, पब्लिक के भी और प्राइवेट के भी। तो ये सिर्फ रीड ओनली। अगर आपने सर्वर्स पढ़ लिया ना तो ये बातें ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगी। हाँ, ब्लॉकचेन के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, ये एक लंबी लिस्ट है। ब्लॉकचेन के यूजेस की एक लंबी लिस्ट हमें देखने को मिलती है। यहाँ से अगर सवाल आ जाए तो आपने सारी लिस्ट नहीं याद करनी, आपने कोई से 6-7 बातों को जहन में बिठा लेना। ये पूरी लिस्ट तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, जो रेलेवेंट 6-7 बातें हैं बस वो जहन में रख लें, काम बन जाएगा। कहाँ का यूज़ होता है? क्रिप्टो करेंसी में।
क्यों? वहाँ पे कौन सी मनी है? डिजिटल। उसके बाद कहाँ यूज़ होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, पेमेंट्स करनी है क्रॉस बॉर्डर, यानी कि ट्रेडिंग के वाली पेमेंट करनी है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क आपने पैसे भेजने हैं। फिर हेल्थ केयर में मरीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए काम आता है। वोटिंग सिस्टम्स में जो वोट पड़ते हैं उसको सिक्योर, देखें मेन थीम क्या थी? इम्यूटेबिलिटी, कि वंस द डाटा इज़ क्रिएटेड आप इसको चेंज नहीं करेंगे। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ लग सकता है? पहला क्रिप्टो करेंसी, सिक्योरिटी फीचर। नंबर 2 सप्लाई चेन। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स आपने बनाए हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, हेल्थ केयर में, वोटिंग में, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन में, रियल एस्टेट में, आप जो मर्जी सेक्टर दिमाग में लेते आएँ इसका यूज़ आपको मिलता चला जाएगा, इसका यूज़ आपको मिलता चला जाएगा। तो ये एक दफ़ा लिस्ट आपने कोई से जो आपको आसान लगे वो आपने इसमें से याद कर लेने। हाँ जी, याद है? ओके। अब आ जाए, कॉन्सेप्ट होता है DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इसको डिफाइन करें पहले आप लोग। हाँ जी, डिफाइन करें जरा। DLT इज अ डिजिटल सिस्टम। किस काम के लिए? टू रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करना है? ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट्स, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द डाटा इन वन प्लेस, हम उसको स्टोर करते हैं क्रॉस मैनी लोकेशंस, यानी कि अगेन सेंट्रलाइज्ड नहीं है, क्या बन गया है? डिसेंट्रलाइज्ड। तो टेक्निकली ये ब्लॉकचेन की बात कर रहा है। देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी एंड ऑल पार्टिसिपेंट्स कैन कम अक्रॉस द सेम रिकॉर्ड। सारे ही देख, तो टेक्निकली ब्लॉकचेन किस पे बेस करती है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो ब्लॉकचेन बनी है, इसके पीछे की जो साइंस है वो साइंस का नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। A system where transactions are shared across multiple locations, no single central database holds all, कोई भी उसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर। अब इसके टाइप्स में देखें, पहली टाइप क्या है? ब्लॉकचेन। सेकंड टाइप क्या है? डैग, डायरेक्टेड एसिलिक ग्राफ। पढ़ें इसको। अच्छा, इसको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, इसके कीवर्ड्स इन में बिठाएं। ट्रांजैक्शंस आर कनेक्टेड इन अ ग्राफ स्ट्रक्चर, नॉट अ चेन। उसमें चेन बनती थी, इसमें ग्राफ्स बनते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर माइनिंग, वहाँ पे माइनिंग होती थी। इट इज़ फास्टर एंड मोर स्केलेबल, वो थोड़ा सा स्लो है क्योंकि उसमें एक्सपेंसिव सिस्टम्स लगते हैं। फिर हैश ग्राफ। कौन सा ग्राफ? हैश ग्राफ। use a gossip protocol to share information between users. A virtual voting system is used to confirm the transactions. हैश ग्राफ बेसिकली क्या होता है? हैश ग्राफ आपके इस पर चलता है, फिंगरप्रिंट्स पर चलता है। किस पे चलता है? आपके फिंगरप्रिंट्स पे चलता है, रेटिना स्कैन पे चलता है, जिससे आपकी पहचान की जा सकती है, जिससे उस यूज़र की पहचान की जा सकती है। और नॉर्मली काम इस्तेमाल होता है डिजिटलाइज्ड वोटिंग सिस्टम्स के अंदर। फिर हमारे पास मज़ीद दो कौन से हैं जनाब? एक है हॉलो चेन, वो थी ब्लॉक चेन। ये कौन सी है? हॉलो चेन। पढ़ें ज़रा। वहाँ पे था हर यूज़र के पास हर एक का रिकॉर्ड था। यहाँ पे कह रहा है हर एक के पास हर एक का रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे एक बंदे के पास सिर्फ अपना ही रिकॉर्ड है। तो वो क्या कहलाएगा? हॉलो चेन। अब इसके ऊपर MCQ आ सकता है कि भाई बताएं हॉलो चेन क्या होती है। वहाँ पे कंसेंसस थी, यहाँ पे कंसेंसस नहीं है। और प्राइवेट एंड कंसोर्शियम। प्राइवेट मीन्स कि पब्लिक की एक्सेस क्या है? रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल्ड बाय एक इदारा। और कंसोर्शियम कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल अदारे, मगर वो तमाम इदारे एक जैसे काम करते हो, तब जाके आप इसका क्या कायम कर सकते हैं? कंसोर्शियम कायम कर सकते हैं। और इसका आखिरी क्या है कॉन्सेप्ट? फिनटेक। द लास्ट इज फिनटेक। पढ़े फिनटेक क्या होता है? पढ़े शाबाश। डिफाइन करें फिनटेक को, क्या होती है फिनटेक?
फिनटेक, फाइनेंस टेक्नोलॉजी। जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, मोबी कैश हो गया, इवन बैंक की एप्लीकेशन से जो आप ट्रांजैक्शंस करते हैं। फिनटेक मीन्स फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। इट यूजेस मॉडर्न टेक्नोलॉजी such as blockchain, RegTech, robo services to make the transactions faster, securer, cheaper and easier। 4 बातें हैं, faster, easier, securer, cheaper। इसमें जो की एरियाज हैं, पहला इसकी पेमेंट्स क्या होंगी, डिजिटल, यानी कि अब इंसान को फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर बैठ के ट्रांजैक्शंस अपने फ़ोन पे अपने कार्ड से कर सकता है। इसमें लैंडिंग भी होगी, क्रेडिट भी होगा, तो कोई पैसे भेज रहा होगा, कोई पैसे रिसीव कर रहा होगा। टेक्निकली पीयर टू पीयर या इंसान टू इंसान या नोड टू नोड ट्रांजैक्शन हो रही होगी। अब ये करेंसी की एक ऑल्टरनेटिव शक्ल है। अब आजकल फिज़िकल करेंसी को इसने चेंज कर दिया। हाँ, ये वेल्थ मैनेजमेंट के काम आती है। इसमें जो एडवाइज़र्स होते हैं, इसको क्या नाम दिया गया है, रोबो एडवाइज़र्स। ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली जो कि आपको बताते हैं कि आप कितना पैसा इस्तेमाल कर चुके हैं, कितना पैसा मज़ीद आपका पास बाकी है, बैंक में रखवाएंगे तो कितने पैसे मिल सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। इसी तरह इंश्योरेंसेस के अंदर भी फिनटेक का इस्तेमाल होता है कि कौन सा बंदा ऐसा है जिस पे ख़तरा ज़्यादा है, किससे कितनी मैंने प्रीमियम लेनी है, वो प्रीमियम कहाँ इन्वेस्ट करनी है। तो वेल्थ मैनेजमेंट में और इंश्योरेंस में क्लेम कितना है, वापस कितना करना है, अब ये सब कुछ कौन देख रहा है, एआई देख रहा है। एआई इसको हैंडल कर रहा है कि किसका कितना क्लेम बनता है, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है। सर ये मोबाइल वॉलेट्स ये क्या होते हैं, मोबाइल वॉलेट्स जो एप्लीकेशंस होती हैं, बैंक की एप्लीकेशंस होगी, जैज़ कैश, ये सारे क्या हैं, ये मोबाइल वॉलेट्स हैं। कि अब आप पैसा जेब में फिजिकल वॉलेट में लेके नहीं फिर रहे, उस अकाउंट में रख के फिर रहे हैं और जहाँ पे चाहिए स्कैन करते हैं, पेमेंट हो जाती है। क्रिप्टो करेंसी में इसका इस्तेमाल है। और वो पेमेंट्स जो कि कॉन्टैक्टलेस है, आप इवन आजकल कार्ड भी यूज़ नहीं करते, आप मोबाइल को बस टैप करते हैं, पेमेंट हो जाती है। और आगे शायद आप अपना पाम दिखाएं और पेमेंट हो जाए, फिर आगे फिंगर दिखाएं तो पेमेंट हो जाए, फिर आगे बस खड़े हो और पेमेंट हो जाए। ये बड़ा ख़तरा है, मतलब किसी ने पे ही ना करने हो तो तभी पेमेंट हो जाएगी। फिर जो मिसाल दे रहा है वो कौन सी दे रहा है, पेपॉल की। हमारे पास मास्टर हैं, वीज़ा हैं, ये सारे पैसे रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं मनी वर्ल्ड वाइड, और अपनी अपनी कमीशन रख रहे होते हैं बस बीच में। पाकिस्तान में इसलिए नहीं क्योंकि पाकिस्तान में मास्टर और वीज़ा जो है ना वो बना के बैठे हुए मोनोपोली। आगे आए, रेगटेक। रेगटेक मीन्स रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी। अब चूँकि ये रेगुलेशंस के साथ काम करेगी तो इसके ऊपर लॉ की कंप्लाइंस आपको करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके ऊपर फिर से वही फाइन्स पेनल्टीज़ वगैरह पड़ सकते हैं। तो इसमें रिस्क है, इसमें हमेशा क्या रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी आपको हर ट्रांजैक्शन। अच्छा, जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं हमेशा हर ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई रिस्क छुपा होता है, कोई ना कोई रिस्क छुपा होता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये आ सकता है सवाल कि भाई बताएं इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, कॉस्ट कम होती है, पर्सनलाइज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रांजैक्शन हो जाती है। ये वही पुरानी बातें हैं जो कि हमने कई दफ़ा पहले पढ़ी हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो इस चैप्टर में फिनटेक, डीएलटी और ब्लॉकचेन तैयार आपने ऐसे ही करना है, पहले ब्लॉकचेन फिर डीएलटी फिर फिनटेक। मगर जो ब्लॉकचेन की थीम समझ आ गई है, अगर थीम उसकी मिल गई है तो आप एक दफ़ा उसको रीड करेंगे, खुद से लिखेंगे, चीज़ें क्लियर होने शुरू हो जाएंगी। डन। ब्रेक करते हैं 5 मिनट की, उसके बाद चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं।